हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज पार्ट 2। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमारे लिए यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला क्वेश्चन है कि जो एंगल होता है बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेस पर, वो क्या होता है? विकल्प है डिक्लाइनेशन, लैटिट्यूड, एजिमुथ या डे। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, डिक्लाइनेशन। स्पष्टीकरण: मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो होता है एंगल होता है कंपास नॉर्थ, जो कि डायरेक्शन होती है नॉर्थ एंड की कंपास निडल की, और ट्रू नॉर्थ जो कि डायरेक्शन होती है अलोंग द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। उसे ही हम कहते हैं क्या? जो एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन में और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में। यानी आप ये मान लीजिए जो अर्थ है हमारी वो टिल्टेड है, यानी ये है हमारा एक्चुअल मेरिडियन, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम स्ट्रेट माना जाता है। तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यानी जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है उसके मुकाबले जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये है हमारी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसके बीच का जो एंगल। अगला प्रश्न है कि जो डे नाइट है वो इक्वल होते हैं निम्नलिखित में से किस पे? विकल्प है प्राइम मेरिडियन पे, पोल्स पे, इक्वेटर पे या अंटार्कटिका। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, इक्वेटर। स्पष्टीकरण: ये जो इक्वेटर होता है वो रिसीव करता है इक्वल डे एंड नाइट को थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये जो है ये टिल्ट नहीं होता है सन लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो टिल्टेड एक्सिस है अर्थ के और जो पोल्स की लोकेशन है उसकी वजह से जो इक्वेटर है वो लीन करता है या तो टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम दी सन, जैसे कि ऑर्बिट कंप्लीट होता है। वहीं पे जो इक्वेटर है वो एक सेम लोकेशन पे ही रहता है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो है वो असल में टिल्टेड है नॉर्थ और साउथ पोल, और ये है हमारा इक्वेटर जो कि एक इमेजिनरी लाइन है और अर्थ को डिवाइड करती है दो हिस्सों में। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो लोअर एरिया है उसे हम कहते हैं क्या? साउथ हेमिस्फेयर। अब जो पार्ट सन की तरफ होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे होता है डे,
लेकिन जो ये वाला पार्ट है जो सन से दूर की तरफ होता है, यहाँ पे होता है हमारा नाइट। टिल्टेड की वजह से जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो गर्मियों में ज्यादा दिन दिन जो होता है वहां बड़ा होता है और रात छोटी हो जाती है। वहीं पे सदर्न हेमिस्फेयर में दिन छोटा होता है लेकिन रात बड़ी होती है। और जब अर्थ यहां से मूव करके इस पोजीशन के पास आएगी तो ये जो पोजीशन है ये रिवर्स हो जाती है। यानी कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है उसका दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी, वहीं पे जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। लेकिन जो इक्वेटर है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है सन के मुकाबले वो एक ही जैसी रहती है, तो यहाँ पे जो डे और नाइट है वो एकदम इक्वल पोजीशन में ही आपको देखने के मिलेंगे थ्रू आउट द ईयर। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स होता है जब सन वर्टिकली अबव होता है निम्नलिखित में से किसके? विकल्प है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल्स और इक्वेटर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी इक्वेटर। स्पष्टीकरण, सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है हाई नून के इक्वेटर पे साल में 2 बार, और जब ये होता है तो इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स यानी स्प्रिंग। और वर्नल ये होता है 20 मार्च को, फॉल और ऑटोमनल ये होता है 22 सितंबर। यानी ये जो सन है जब ये ठीक अर्थ की इस डायरेक्शन में होता है एलिप्टिकल मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तब हम इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। यानी नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में डे ड्यूरेशन इक्वल होती है नाइट ड्यूरेशन के। ये होती है हमारी इक्विनॉक्स कंडीशन। अगला प्रश्न है, फ्रंटल साइक्लोन्स कैरेक्टरिस्टिकली कब होते हैं या कहां मिलते हैं? विकल्प है इक्वेटोरियल रीजन पे, ट्रॉपिकल रीजन पे, मिड लैटिट्यूडनल रीजन पे या पोलर रीजन पे। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, मिड लैटिट्यूडनल रीजन। स्पष्टीकरण, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जिन्हें हम कई बार मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स या वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं, ये ग्रुप होता है साइक्लोन्स का जो कि डिफाइन करता है एक साइनोटिकल स्केल लो प्रेशर वेदर सिस्टम जो कि जनरली मिडल लैटिट्यूड्स पे होता है अर्थ के, यानी कि ट्रॉपिक्स के बाहर। यहाँ पे ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं और ये कनेक्टेड होता है फ्रंट्स और हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट्स के टेम्परेचर के और ड्यू पॉइंट के, जिसे हम बैरोक्लिनिक जोन्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैरेक्टराइज होते हैं वार्म कोर नॉन फ्रंटल स्ट्रक्चर और जो एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट रिलीज से निकलती है। अब हम बात करें इसकी, सबसे पहले आप ट्रॉपिक्स को समझिए। यदि ये हमारी अर्थ है, इसके ठीक बीच में होता है हमारा क्या? इक्वेटर। और उसके बाद इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर वाले को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो जो साइक्लोन्स ट्रॉपिक से ऊपर फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल
साइक्लोन्स। और जो साइक्लोन्स ट्रॉपिक्स पे फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में या साइक्लोन्स में फर्क क्या होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि साइक्लोन जो है वो असल में फॉर्म कैसे होते हैं। अगर हमने उनकी फॉर्मेशन समझ ली तभी हम उनकी बाकी चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एयर मूवमेंट को। जो एयर मूवमेंट होता है वो जनरली हाई टू लो प्रेशर होता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो यहां पे ये साइक्लोन्स कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये जो पॉइंट है ये है लो प्रेशर पॉइंट, यानी सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट हुआ और इसके बाद जो आसपास का हाई प्रेशर है वहां से जो एयर है वो सेंटर की तरफ कंसंट्रेट हो रही है। ये होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वहीं पे यदि हम बात करें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। यानी यहां पे सेंटर पे होता है हमारा हाई प्रेशर और बाहर होता है हमारा लो प्रेशर। तो यहां पे जो एयर मूवमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट मिलेगा और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो जनरली डिवास्टेटिंग होते हैं क्योंकि ये हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा तेज हवाएं और कई सारी तबाही मचाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये जनरली प्लीजेंट वेदर क्रिएट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, सिर्फ कुछ ही दिन के होते हैं। वहीं पे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, कुछ दिन से कुछ हफ्ते और कुछ महीनों तक भी ये रह सकते हैं। तो ये फर्क होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन करता है हीट बजट को? विकल्प है, ये वो अमाउंट है हीट का जो कि अर्थ सरफेस रिसीव करता है सन से। दूसरा, ये वो रेडिएशन है जो कि अर्थ में आती है एक लॉन्ग वेव फॉर्म में। तीसरा, ये मोड है हीट ट्रांसफर का मैटर के द्वारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज से। चौथा, ये बैलेंस है बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस का। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, ये बैलेंस है बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस का। स्पष्टीकरण, जो अर्थ है और उसका एटमॉस्फेयर जो है वो हीट होता है एनर्जी से जो कि सन से मिलती है, जिसे हम कई बार कहते हैं इंसुलेशन। यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो एटमॉस्फेरिक हीट बजट है अर्थ का वो डिपेंड करता है बैलेंस पे इंसुलेशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के ऊपर। यानी कि हमने कितना इंसुलेशन आया और कितना रेडिएशन जो है वो अर्थ से बाहर की तरफ चली गई, इस पे डिपेंड करता है कि जो अर्थ का बैलेंस टेम्परेचर है वो कितना रहेगा।
अर्थ जो है रिसीव करती है एनर्जी को सन से एक शॉर्ट वाव रेडिएशन में। अप्रोक्सीमेटली जो 30% हिस्सा है इस रेडिएशन का, वो वापस से स्पेस में चले जाता है जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो एक तरीके से एक रिफ्लेक्टेड सरफेस के तौर पे कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्बेडो। जो रिमेनिंग 70% है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एब्जॉर्प्सिव हीट है वो वापस से रेडिएट होती है स्पेस में एक लॉन्ग वेव रेडिएशन में, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। और जो रेडिएशन है ये ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और उसके बाद ही दोबारा से रेडिएट कर दी जाती है अर्थ की तरफ, और ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहा जाता है। यानी मान लीजिए अगर ये अर्थ सरफेस है तो जब इंसुलेशन टकराती है तो यहां से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलना शुरू होते हैं। अब इसमें से जो कुछ हिस्सा है वो तो वापस से रिफ्लेक्टेड हो जाता है, लेकिन जो यहाँ का कुछ हिस्सा है ये टकरा के वापस से अर्थ की तरफ आ जाता है, और इसे हम कहते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो अर्थ का हीट बजट है या फिर जो टेम्परेचर बैलेंस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये। अगला प्रश्न है, एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट जो है वो निम्नलिखित में से किस जगह पे पाए जाते हैं? विकल्प है मेडिटेरियन रीजन, मानसून क्लाइमेटिक रीजन, डेजर्ट रीजन या इक्वेटोरियल रीजन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, मानसून क्लाइमेटिक एरिया। स्पष्टीकरण, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थ का सबसे कॉम्प्लेक्स बायोम है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर और स्पीशीज डाइवर्सिटीज दोनों में ही, ये होता है ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशंस में, जब जो बारिश है वो बहुत ज्यादा सही मात्रा में हो और पूरे साल होती रहे। यानी कि जो मंथली टेम्परेचर है वो लगभग 64 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, और जो प्रेसिपिटेशन है या बारिश होती है वो भी 100 इंचेस से ज्यादा होती है साल में। और यहाँ पे एक ब्रीफ सीजन होता है रिड्यूस प्रेसिपिटेशन का मानसूनल एरियाज में, जो कि असल में कुछ ड्राई सीजन्स हैं, वो लगभग मानसून द्वारा कंपनसेट कर दिए जाते हैं प्रेसिपिटेशन में रेस्ट ऑफ द एरियाज में। और इसी वजह से जो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो मानसूनी क्लाइमेट में मिलते हैं। अगर हम बात करें भारत में तो मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? सह्याद्री रीजन्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और इसके पश्चात हिमालयन फुटहिल्स में। ये वो मेन एरियाज है जहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। अगला प्रश्न है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उन्हें चाइना सी में हम किस नाम से जानते हैं? विकल्प है हरिकेन, टॉर्नेडो, ट्विस्टर या टाइफून। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी टाइफून। स्पष्टीकरण,
टाइफून या अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो इनका जो नाम है वो अलग जगह पे अलग इनको जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में तो पावरफुल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को हम टाइफून्स कहते हैं। वहीं पे इन्हें साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशन में और साउथ पैसिफिक ओशन में। हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशन में और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। टाइफून कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में। वहीं इन्हें विली विली कहा जाता है कहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो डिफरेंट नेम्स है इनके डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है कि ला लीना इफेक्ट पैसिफिक ओशन को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। विकल्प है डिक्रीज कर देता है सैलिनिटी ऑफ ओशन को, कूल्स डाउन कर देता है टेम्परेचर ऑफ वाटर को, मेंटेन करता है स्टेबल टेम्परेचर ऑफ वाटर को, इंक्रीज करता है सैलिनिटी ऑफ ओशन को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, कूल्स डाउन कर देता है टेम्परेचर ऑफ वाटर को। स्पष्टीकरण, ला लीना एक फिनोमेना है जो कि डिस्क्राइब करता है कूलर देन नॉर्मल ओशन सरफेस टेम्परेचर को ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक में, जो रीजन्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं इक्वेटर के और ऑफ दी वेस्ट कोस्ट हैं साउथ अमेरिका के। अगला प्रश्न है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टूवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रेनी सीजन्स में निम्नलिखित में से किस वजह से। विकल्प है कि जो ईस्टर्लीज का इफेक्ट है वो, जो इफेक्ट है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का वो, कि जो प्रेजेंस है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे वो, जो डेवलपमेंट है साइक्लोन का ओवर द इक्वेटर पे वो। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, जो प्रेजेंस है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे वो। स्पष्टीकरण, जो इंस्टेंस हीट है जो प्रिवेल करती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, वो कॉज करती है लो प्रेशर रीजन को ओवर द नदर्न प्लेन्स। ये इंटेंस होते हैं काफी ज्यादा, अट्रैक्ट करने के लिए मॉइस्चर बीरिंग विंड्स को नॉर्थ इंडियन ओशन से, और इसीलिए जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर की वो अट्रैक्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स इंडिया। अगला प्रश्न है, अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, किस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटेंड करता है। विकल्प है वेस्ट टू ईस्ट में, नॉर्थ टू साउथ में, साउथ टू नॉर्थ में या ईस्ट टू वेस्ट में। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है साउथ टू नॉर्थ। स्पष्टीकरण, नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल लोकेटेड होता है नियर द ग्रीनलैंड नदर्न हेमिस्फीयर में, और ये एक्चुअली साउथ पोल होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, और साउथ जियोमैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ पोल। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये है हमारी अर्थ, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ है हमारा साउथ पोल। ठीक है, वहीं पे अब हम बात करें मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की। नॉर्थ की तरफ है साउथ पोल और साउथ की तरफ है
नॉर्थ पोल, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसमें हमेशा जो अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे साउथ पोल अपोजिट है नॉर्थ पोल के, इसलिए वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल अपोजिट है साउथ पोल के, इसलिए वो इफेक्ट करेगा। तो ये है हमारा ज्योग्राफिकल पोल और ये है हमारा मैग्नेटिक पोल। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स हैं ये रिवर्सिबल हैं इन डायरेक्शंस में, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी साउथ पोल आ जाएगा नॉर्थ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल है वो चले जाएगा साउथ पोल की तरफ। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है जो अर्थ का आउटर कोर है उसके मूवमेंट की वजह से। अगला प्रश्न है, ड्रेनेज पैटर्न जो कि डेवलप्ड होता है फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक पे उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो है ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेडियल या डिरेक्स्ड। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, डेंड्रिटिक। स्पष्टीकरण, डायनेटिक ड्रेनेज पैटर्न उस पैटर्न को कहा जाता है जो कि स्ट्रीम, रिवर्स और लेक्स के द्वारा बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में। ये अक्सर ऐसा लगता है कि ट्री रूट्स की ब्रांचिंग पैटर्न है और मेनली डेवलप्ड हुआ है उन रीजन्स में जो कि होमोजीनियस मटेरियल से बने हुए हैं। ड्रेनेज पैटर्न अरेंजमेंट्स हैं स्ट्रीम्स के, रिवर्स के और लेक्स के एक ड्रेनेज बेसिन में और अंडरलाइंग जियोलॉजी और टोपोग्राफी को दिखाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। यानी ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि सेडिमेंट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देखिए अर्थ के 3 रॉक फॉर्म्स होते हैं। पहला इग्निशियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो बीच वाली फॉर्म है सेडिमेंट्री रॉक्स, वहीं पे आपको ये डेंड्रिटिक फॉर्म देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किस टाइप का रॉक है? विकल्प है कैलकोरियस रॉक, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, सेडिमेंट्री रॉक। स्पष्टीकरण, सैंडस्टोन एक टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बने होते हैं दूसरे रॉक से जो कि टूट जाते हैं फ्रेगमेंट्स में और फिर ये फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं एक नए रॉक को बनाने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। इसमें लेयर्स होती हैं कई सारे इंटरनल रॉक्स की और इसीलिए गुड होते हैं फॉसिल्स के लिए। देखिए जो 3 फॉर्म होते हैं रॉक्स के, सबसे पहला तो होता है हमारा इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक बनते हैं
सॉलिडिफाइड लावा की वजह से, कि जब लावा अर्थ सरफेस पे आके ठंडा होके सॉलिड हो जाता है तब बनते हैं इग्निशियस रॉक्स। दूसरा फॉर्म है हमारा सेडिमेंट्री। ये बनते हैं फ्रेगमेंट से, कि मान लीजिए एक बड़ा रॉक है, ये टूट गया कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में। अब ये हिस्से मिलके बनाएंगे एक नया रॉक, और ऐसे कई सारे रॉक के हिस्सों से मिलके बनता है क्या, सेडिमेंट्री। इसीलिए यहां पे आपको कई बार फॉसिल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तीसरा होता है हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक बनता है हमारा पीवीपी से, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कि जब भी कोई भी प्रीवियस रॉक जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में आने की वजह से अपनी फॉर्म चेंज करके एक नई फॉर्म बनाता है, तो जो नई फॉर्म होती है वो होती है कौन सी, मेटामॉर्फिक फॉर्म। अगला प्रश्न है, सेस्मिक सी वेव्स अप्रोच करती हैं कोस्ट को ग्रेटर फोर्स से, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है टाइड, सुनामी, करंट या साइक्लोन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ बी, सुनामी। स्पष्टीकरण, सुनामी जिसे हम सेस्मिक सी वेव भी कहते हैं, सीरीज होती है वेव्स की किसी भी पर्टिकुलर बॉडी, वाटर बॉडी में, जो कि कॉज होती है डिस्प्लेसमेंट से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से, जनरली ओशियंस में या एक बड़ी लेक में। सेस्मिक वेव्स मैकेनिकल वेव होती हैं अकॉस्टिक एनर्जी की, जो कि अर्थ के थ्रू ट्रेवल करती हैं या फिर किसी भी और प्लेनेटरी बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। ये रिजल्ट होती है किसी भी अर्थक्वेक का, किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन का, किसी भी मैग्मा मूवमेंट का, या किसी भी लार्ज लैंडस्लाइड का, या किसी भी मैन मेड एक्सप्लोजन का जिसने की लो फ्रिक्वेंसी एक्विस्टिक एनर्जी प्रोड्यूस करी हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियन रीजन विक्टिम है मैसिव अर्थक्वेक का साल 2004 में? विकल्प है ईरान जाया, सुमात्रा, कालीबंगन, जावा। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, सुमात्रा। स्पष्टीकरण, सुमात्रा रीजन जो है वो असल में विक्टिम है मैसिव अर्थक्वेक का साल 2004। अगला प्रश्न है कि जो सीरीज होती है जो कि कनेक्ट करती है उन प्लेसेस को जहां पे कि अर्थक्वेक सेम टाइम पे आता है, उसको हम क्या कहते हैं? विकल्प है होमोसिस्मल लाइंस, सीस्मो लाइंस, कॉसियोस्मल लाइंस, आइसोस्मल लाइंस। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, होमोसिस्मल लाइंस। स्पष्टीकरण, होमोसिस्मल लाइंस लाइन होती हैं अर्थ सरफेस पे जो कि कनेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स को जहां पे सीस्मिक वेव्स अराइज होती है, जनरेटेड होती है अर्थक्वेक की वजह से सेम टाइम पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटकम नहीं है किसी भी एंडोजेनिक फोर्सेस का? विकल्प है लैंडस्लाइड्स, सी वेव्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी वेव्स। स्पष्टीकरण, एंडोजेनिक फोर्सेस वो प्रेशर होता है अर्थ में जिसे हम इंटरनल फोर्सेस के तौर पे भी जानते हैं। ये इंटरनल फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशंस को,
और लीड करती हैं सबसिडेंस को, लैंड अपलिफ्टमेंट को, वॉल्केनिज्म को, फॉल्टिंग को, फोल्डिंग को, अर्थक्वेक्स को, एक्सेट्रा। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो कि ऐड करती हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे बाय वर्च्यू ऑफ विंड, सोलर रेडिएशंस, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। सी वेव्स जनरेट होती हैं थ्रू मूवमेंट ऑफ विंड्स जो कि एक्ट कर रहे होते हैं वाटर पे, क्रिएट करती है मूवमेंट्स को ओशियनिक वाटर वेव्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओशियन एसोसिएट होता है रिंग ऑफ फायर से? विकल्प है आर्टिक, अटलांटिक, इंडियन या पैसिफिक। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी पैसिफिक। स्पष्टीकरण, रिंग ऑफ फायर जो ओशियन है वो रिलेटेड है पैसिफिक से। रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शू शेप्ड रीजन होता है जो कि सराउंड करता है पैसिफिक ओशन को। वेल नोन है सेस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज में। 75% वॉल्केनिक एक्टिविटीज और 90% जो अर्थक्वेक्स है वो यहाँ पे होते हैं। ये फिनोमेना एसोसिएटेड होता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट से। अगला प्रश्न है, लोकटाक निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प है वैली, लेक, रिवर या माउंटेन रेंज। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी लेक। स्पष्टीकरण, लोकटाक लेक जिसे हम एक इकलौती फ्लोटिंग लेक के नाम से आते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि है फ्लोटिंग फुमडीज, यानी हिट्रोजीनियस मास होता है वेजिटेशन का, सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर्स का, वेरियस स्टेजेस पे डिकम्पोजिशन के। ये मिलती है आपको मोरांग में, मणिपुर स्टेट, इंडिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को हम क्वीन ऑफ द सतपुरास के नाम से जानते हैं? विकल्प है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या फिर कार्डमम। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए पंचमढ़ी। स्पष्टीकरण, पंचमढ़ी एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का जिसको हम कई बार क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसकी मिस्टिक ब्यूटी, इसको हम जानते हैं कई सारी बॉलीवुड फिल्म शूटिंग्स के डेस्टिनेशन के तौर पे भी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो है भारत में रिफ्ट वैली के बीच में से बहती है? विकल्प है नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या ताप्ती। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए एंड डी। स्पष्टीकरण, बोथ ए एंड डी करेक्ट है। नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीन रिवर हैं जो कि रिफ्ट वैली से गुजरती हैं। रिफ्ट वैली एक टर्म होता है उन ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन के लिए जो कि क्रिएट करती हैं एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूविंग अप पार्ट के ऐसे फॉर्म होते हैं। यानी मान लीजिए ये एक रीजन था, अब यहाँ से जो प्लेट्स हैं वो दूर जाना शुरू हुई तो ये कुछ इस प्रकार से बना, और अगर इसके बीच में से कोई भी रिवर फ्लो होती है तो इसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली रिवर। और ये तीनों ही रिवर नर्मदा, ताप्ती, माही, तीनों ही रिवर जो हैं ये तीनों ही कौन सी हमारी
वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगला प्रश्न है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि कनेक्ट करती है दो लार्जर लैंड मासेस को, उसे हम किस नाम से जानते हैं? विकल्प हैं केप, इस्थमस, स्ट्रेट या पेनिनसुला। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, इस्थमस। स्पष्टीकरण। इस्थमस जो है वो एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की जो कि कनेक्ट करती है दो लार्जर लैंड मास को, जिसमें कि जो पानी है वो एक साइड में होता है। अगला प्रश्न है, जो मैप्स हैं लार्ज स्केल के वो रिप्रेजेंट करते हैं दोनों नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को, उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? विकल्प है थीमेटिक मैप्स, एटलस मैप, वॉल मैप्स, टोपोग्राफिक मैप्स। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही आंसर है डी, टोपोग्राफिक मैप्स। स्पष्टीकरण। टोपोग्राफिक मैप एक टाइप का मैप होता है जिसमें कि लार्ज स्केल डिटेलिंग होती है और क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशंस होती हैं रिलीफ की, जो कि यूजली यूज करता है कॉन्टोर लाइंस को मॉडर्न मैपिंग में, और हिस्टोरिकली यूज करता है वैरायटी ऑफ मेथड्स को। अगला प्रश्न है, सिंक होल एक फिनोमेना है डैश टोपोग्राफी का। विकल्प है डेजर्ट, टुंड्रा, कास्ट या प्लेन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, कास्ट। स्पष्टीकरण। कास्ट एक लैंडस्केप है जो कि फॉर्म्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक से, इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। इसे कैरेक्टराइज करते हैं हम सिंक होल से, केव से और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से। अगला प्रश्न है, जॉग फॉल्स जो कि मिलते हैं हमें कर्नाटका में, वो किस नदी पे लोकेटेड है? विकल्प है कावेरी, गोदावरी, शरावती या कृष्णा। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, शरावती। स्पष्टीकरण। जॉग फॉल जो है सदर्न स्टेट में होता है कर्नाटका की, और इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल, जिसकी हाइट 830 फीट है, और ये मिलता है शरावती रिवर से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिट प्रोफाइल रिवर कोर्स की जो होती है वो क्या होती है? विकल्प हैं स्मूथ कर्व जो कि अपर कोर्स में मिलते हैं, स्मूथ कर्व जो कि मिडिल कोर्स में मिलते हैं, स्मूथ कर्व जो कि लोअर कोर्स में मिलते हैं, स्मूथ कर्व जो कि सोर्स होते हैं माउथ की तरफ। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, स्मूथ कर्व होता है सोर्स से माउथ की तरफ। स्पष्टीकरण। एक रिवर प्रोफाइल कर्व कर्व होता है जो कि शो करता है स्लोप ऑफ अ रिवर सोर्स टू माउथ की तरफ। ये स्ट्रीम फ्लोइंग होता है ओवर इरेगुलर टेरेन पे, और इसमें वाटरफॉल्स, रैपिड्स और लेक्स आ सकती हैं। हालांकि जो स्ट्रीम होती है ये इरेगुलरिटीज से होती है, इसलिए ये अपने पीछे एक स्मूथली कर्व प्रोफाइल को छोड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेडेड प्रोफाइल। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।